Good morning, all of you. Today we are going to start class 10th subject SST Social Science हिंदी मीडियम। हमारा चैप्टर चल रहा था फर्स्ट संसाधन एवं विकास। आज जो हमारा टॉपिक है संसाधन नियोजन। आज हम पढ़ेंगे संसाधन नियोजन कि जो संसाधन है उसका हमें कैसे नियोजन करना चाहिए। नियोजन का मतलब प्लान, कैसे हमें योजना बनानी चाहिए, क्योंकि हमारा जो भारत देश है एक विशाल देश है और यहाँ पर विभिन्न प्रकार के संसाधन मिलते हैं, लेकिन ये भी जरूरी है कि सभी स्थान पर सभी संसाधन उपलब्ध नहीं होते। कुछ स्थान तो ऐसे हैं जहाँ पर संसाधनों की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, लेकिन कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर संसाधनों की कमी है। तो देखिए उसका हम किस प्रकार से नियोजन करना चाहिए। जैसे हमें सबसे पहले संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए, यानी बुद्धिमानी से उपयोग करना चाहिए। क्योंकि भारत जैसे देश में जहाँ संसाधनों की उपलब्धता में बहुत अधिक विविधता है। कैसे? क्योंकि सभी जगह सभी संसाधन समान नहीं है। यह एक ऐसे प्रदेश भी हैं, अर्थात भारत में ऐसे प्रदेश भी हैं जहाँ एक तरह के संसाधनों की प्रचुरता है परंतु दूसरे तरह के संसाधनों की कमी है। अर्थात ऐसे राज्य भी हैं जहाँ संसाधन बहुत अधिक हैं और ऐसे भी राज्य हैं जहाँ पर संसाधनों की कमी है। जैसे कुछ ऐसे प्रदेश में जो संसाधनों की उपलब्धता के संदर्भ में आत्मनिर्भर है और कुछ ऐसे प्रदेश हैं जहाँ महत्वपूर्ण संसाधनों की अत्यधिक कमी है। जैसे उदाहरण झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आदि प्रांतों में खनिज और कोयले के प्रचुर भंडार हैं। अब देखिए भारत में झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे ऐसे स्टेट हैं जहां संसाधन बहुत अधिक पाए जाते हैं। इसी प्रकार से अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है परंतु मूल विकास की कमी है, अर्थात उसका सदुपयोग नहीं हो रहा है। राजस्थान में और जैसे गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुता है, लेकिन जल संसाधन कमी है। अर्थात जैसे अरुणाचल प्रदेश में जल अधिक है लेकिन सदुपयोग नहीं हो रहा। राजस्थान, गुजरात में सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा की अधिक मात्रा है लेकिन उसका सदुपयोग नहीं हो रहा। अगर इसको हम सदुपयोग कर लिया जाए तो निश्चित रूप से उस क्षेत्र का विकास हो सकता है। लद्दाख का शीत मरुस्थल प्रदेश के अन्य भागों में अलग थलग पड़ा है। यह प्रदेश सांस्कृतिक विरासत का धनी है परंतु यहाँ जल आधारित और अवसंरचना, जो जल आधारित संरचना है, जल और अवसंरचना कुछ महत्वपूर्ण खनिजों की कमी है। इसलिए राष्ट्रीय, प्रांतीय, प्रादेशिक और स्थानीय स्तर पर संतुलित संसाधन नियोजन की आवश्यकता है। तो संसाधन नियोजन का क्या अर्थ है? इसमें संसाधन का ये इसमें मीनिंग निकलता है कि भारत एक विशाल देश है और सभी राज्यों में सभी संसाधन उपलब्ध नहीं है। अगर उन संसाधनों का हम सदुपयोग करें, एक ऐसा प्लान बनाएं, नियोजन करें। जैसे मान लीजिए झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में संसाधन बहुत अधिक हैं, खनिज बहुत अधिक हैं, लेकिन हरियाणा और अन्य राज्य में संसाधन अर्थात ये खनिज पदार्थ और कोयले कम है। तो एक दूसरे से एक्सचेंज करें तो उसका विकास किया जा सकता है। इसी संदर्भ में हमारे भारत देश के बारे में हम देखते हैं कि भारत में संसाधन नियोजन कि जो हमारा भारत देश है उसे हमें संसाधन का नियोजन कैसे करना चाहिए। तो संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें निम्नलिखित सोपान है। अर्थात भारत में हमें जो संसाधनों के जो प्लान बनाना है उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए। नंबर 1, देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान कर उनकी तालिका बनाना। सबसे पहले नंबर 1 में बताया है कि भारत देश में जहाँ जहाँ पर संसाधन पाए जाते हैं उन संसाधनों की पहचान की जाए और पहचान करके उसकी तालिका बनाई जाए। उसके बाद में इस कार्य में क्षेत्रीय सर्वेक्षण, मानचित्र बनाना और संसाधनों का गुणात्मक
और मात्रात्मक अनुभव लगाना और मापन करना। सबसे पहले देश के जो भी हमारे रीजन है, क्षेत्र है, उसमें संसाधनों की पहचान करना, उनकी तालिका बनाना, उनका सर्वेक्षण करना, मानचित्र बनाना और उसको ये ध्यान है कि कितनी मात्रा में और कितने गुणात्मक रूप से ये संसाधन पाएंगे। तो सबसे पहले ये काम करना। दूसरा काम क्या है? संसाधन विकास योजनाएं लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशल और संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करना। यानी अगर हम कै वाला भाग हम प्राप्त करेंगे तो सबसे पहले हमें ऐसी योजनाएं बनाना, कैसी, जो हमारे पास में उपलब्ध है प्रौद्योगिकी में तकनीकी, जो हमारे पास में तकनीकी उपलब्ध है ना, उसी तकनीकी के माध्यम से, उसी कौशल के माध्यम से ऐसे संस्थागत नियोजन स्थापित करना है जिससे जो पहचान किए गए संसाधन है, जिनका हमने मानचित्र बनाया है, जिनका हमने सर्वेक्षण किया है, उनको उस तकनीकी माध्यम से उसको एक संसाधन उसको बनाया जा सके ताकि वे मानव की आर्थिक क्रिया में सहयोग कर सके। नंबर 3, संसाधन विकास योजनाओं और राष्ट्रीय विकास योजना में समन्वय स्थापित करना। तीसरा जो पॉइंट है, थर्ड पॉइंट ये है कि संसाधन विकास और योजना और राष्ट्रीय विकास योजना में आपस में क्या करना है? समन्वय करना है, एडजस्टमेंट करना है, तभी तो हमारा लक्ष्य की ओर प्राप्त करेंगे। तो ये हमारे सबसे पहले भारत में संसाधन नियोजन के लिए इसको ये 3 बिंदु को अपनाना चाहिए। अब देखते हैं कि हमारे भारत देश में स्वाधीनता के बाद भारत में संसाधन नियोजन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही प्रयास किया गया। जब हमारा भारत देश स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947, तो उसके बाद में हमारे देश की आर्थिक स्थिति को उच्च बनाने के लिए तो पंचवर्षीय योजना लागू की गई। पंचवर्षीय योजना इसलिए क्योंकि ये योजना 5 वर्ष तक चलेगी, इसलिए पंचवर्षीय योजना लागू की गई। किसी क्षेत्र के विकास के लिए संसाधनों की उपलब्धता एक आवश्यक शर्त है। यानी किसी क्षेत्र के संसाधनों को विकास करना है तो उसके लिए कुछ कंडीशंस भी हैं, परंतु प्रौद्योगिकी और संस्थाओं में तदनुरूपी परिवर्तन के अभाव में मास संसाधनों की उपलब्धता से ही विकास संभव नहीं है। देश में बहुत से क्षेत्र हैं जो संसाधन समृद्ध होते हुए भी आर्थिक रूप से पिछड़े प्रदेश की गिनती में आते हैं। इसके विपरीत कुछ ऐसे प्रदेश भी जो संसाधनों की कमी होते हुए भी आर्थिक रूप से विकसित है। ये कह रहा है कि हमारे भारत देश में आज भी ऐसे प्रदेश हैं जिन क्षेत्र में संसाधनों की बहुत प्रचुरता है, लेकिन फिर भी आर्थिक दृष्टि से कमजोर है। लेकिन कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहां संसाधनों की कमी है लेकिन आर्थिक दृष्टि से मजबूत है। इसके पीछे कोई ना कोई प्राकृतिक और मानवीय कारक हो सकता है। जैसे अरुणाचल प्रदेश में जल की मात्रा पर्याप्त पाई जाती है, लेकिन वहां पर ऐसी तकनीकी प्रौद्योगिकी नहीं है कि उसका इस प्रकार से सदुपयोग किया जाए ताकि उसकी आर्थिक उन्नति के जो आयाम है, जो क्षेत्र है, वे खुल सके। तो ये था इसमें संसाधन। अब एक एग्जाम्पल और देते हैं, जैसे उपनिवेश का इतिहास हमें बताता है। उपनिवेश माने जब हमारा भारत देश स्वतंत्र नहीं था और जहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट का यहाँ पर अधिकार था, तो हम उस समय ब्रिटेन के अधीन थे। तो उपनिवेश का इतिहास हमें बताता है कि उपनिवेशों में संसाधन संपन्न प्रदेश विदेशी आक्रमणकारियों के लिए मुख्य आकर्षण रहे हैं। क्या रहे? ये हमारे मुख्य आकर्षण रहे हैं। ये बिल्कुल बात ठीक है, क्योंकि विदेशी ब्रिटेन जो था हमारे भारत के से बड़ा ही अट्रैक्टिव था, आकर्षित था। क्यों? हमारे यहाँ बहुत अच्छे रेशम की यहाँ पर कॉटन होती थी और इसलिए हमारा जो यहाँ पर जो कॉटन था वे ब्रिटेन के लोग अपने इंग्लैंड में लेके गए और उससे वहाँ वस्त्र बना के हमें ही वापस महंगा बेचते थे। अर्थात हमारी भारत की जो मलमल थी, मलमल बहुत अच्छी थी जिसकी विदेशों में डिमांड थी। तो कह रहे कि उपनिवेश
उपनिवेशकारी देशों ने बेहतर प्रौद्योगिकी के सारे उपनिवेशों के संसाधनों को शोषण किया, यानी हमारे शोषण किया और उन पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। अतः संसाधन किसी प्रदेश के विकास में तभी योगदान दे सकते हैं जब वहाँ उपयुक्त प्रौद्योगिकी विकास और संस्थागत परिवर्तन किए जाएं। अगर मान लें किसी स्टेट में संसाधन है लेकिन अगर वहाँ उसके पास में प्रौद्योगिकी नहीं है तो वे संसाधनों का सदुपयोग नहीं होगा। उपनिवेश के विभिन्न चरणों में भारत ने इन सबका अनुभव किया। अतः भारत में विकास सामान्यतः तथा संसाधन विकास लोगों के मुख्यतः संसाधनों की उपलब्धता पर ही आधारित नहीं था, बल्कि इनमें प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन की गुणवत्ता और ऐतिहासिक अनुभव का भी योगदान रहा है। तो ये कह सकते हैं हम कि किस प्रकार से हमारे जो संसाधन है वे संसाधन कितने इम्पोर्टेंट रहे कि हमारे प्रौद्योगिकी बहुत ज़रूरी है। अगर मान लीजिए किसी राज्य में संसाधन की प्रचुर मात्रा है लेकिन उचित प्रौद्योगिकी नहीं है तो वे संसाधन है ना, वे उपयोगी नहीं है। तो ये था आज हमारे संसाधन नियोजन का प्लान। नेक्स्ट टॉपिक इसमें संसाधन का संरक्षण। संसाधन का संरक्षण कि हमें संसाधन का संरक्षण क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ऐसी क्या स्थिति हो रही है जो हमें संसाधनों का संरक्षण करना चाहिए। देखते हैं। संसाधन का संरक्षण मतलब है संसाधन को बचाए रखना। क्यों? क्योंकि मानव बड़ा लालची है, अपने लालचवश संसाधनों का अविवेकपूर्ण उपयोग कर रहा है, अनाधुंध वनों की कटाई कर रहा है या अन्य ऐसे मनन कार्य जैसे माइनिंग कार्य कर रहा है, खनन कार्य कर रहा है, जिससे हमारे संसाधनों का दोहन यानी कि असीमित रूप से हो रहा है, जिससे न केवल पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है जबकि ग्लोबल वार्मिंग यानी कि वैश्विक जो तापन है, भूमंडलीय तपन है, ऐसी बहुत ही समस्याएं पैदा हुई हैं। तो देखिए संसाधन संरक्षण में कैसे करना चाहिए। संसाधन किसी भी तरह के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बिल्कुल सत्य बात है कि संसाधन वे किसी भी तरह के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, परंतु संसाधनों का विवेकपूर्ण उपभोग और अति उपयोग के कारण कई सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्या पैदा हो सकती हैं। अर्थात संसाधनों का अविवेकपूर्ण उपयोग करेंगे तो उसे सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्या पैदा हो जाएंगी। इन समस्याओं से बचाव के लिए विभिन्न स्तरों पर संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। इसलिए इसके विभिन्न लेवल पर, स्तर पर हमें संसाधन का संरक्षण करना चाहिए। भूतकाल से ही संसाधनों का संरक्षण बहुत से नेताओं और चिंतकों के लिए चिंता का विषय रहा है। उदाहरण गांधी जी ने संसाधनों के संरक्षण पर अपनी एक चिंता इन शब्दों में व्यक्त की है, जो हमारे राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं, महात्मा गांधी। उसने संसाधनों के जब दोहन हो रहा था अविवेकपूर्ण, तो महात्मा गांधी को अच्छा नहीं लगा और उसने कहा कि हमारा जो संसाधन है उसका सदुपयोग नहीं हो रहा। क्या कहा था महात्मा गांधी ने? महात्मा गांधी ये वर्ड कहते, हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। देखिए महात्मा गांधी का कितना अच्छा विचार था। उसने कहा कि हमारी जो आवश्यकता है ना, आवश्यकताएं पूर्ति करने के लिए तो हमारे पास में पर्याप्त मात्रा में संसाधन है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं है। पेटी भरने के लिए नहीं है। इसका यानी कि सदुपयोग करना चाहिए। सभी व्यक्ति को समान रूप से सामाजिक और आर्थिक विकास करना चाहिए। उनके अनुसार विश्व स्तर पर संसाधन ह्रास के लिए लालची और स्वार्थी व्यक्ति तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी शोषणात्मक प्रवृत्ति जिम्मेवार है। क्या कहा था महात्मा गांधी ने? उसने कहा कि कुछ लालची जो व्यक्ति है ना, वे अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर और आधुनिक प्रौद्योगिकी के कारण हमारे संसाधनों का शोषण कर रहे हैं। ये अत्यधिक उत्पादन के विरुद्ध था और इसके स्थान पर अधिक बड़े जन समाज द्वारा उत्पादन के पक्षधर थे। ये था महात्मा गांधी के विचार। अब
संसाधन संरक्षण के लिए कुछ हमारे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किए गए कि हमें संसाधनों का संरक्षण कैसे करना चाहिए। जैसे सबसे पहले प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण की बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण की वकालत 1968 में क्लब ऑफ रोम ने की। तत्पश्चात 1974 में सुमशेर ने अपनी पुस्तक स्माइल इज ब्यूटीफुल में इस विषय पर गांधी जी के दर्शन की एक बार में से पुनरावृत्ति की और 1987 में ब्रूकलैंड आयोग रिपोर्ट द्वारा वैश्विक स्तर पर संसाधन संरक्षण में मूलाधार योगदान किया। इस रिपोर्ट में सतत पोषणीय विकास की संकल्पना प्रस्तुत की। देखिए क्या है, संसाधन संरक्षण करने के लिए सबसे पहले 1968 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मीटिंग का आयोजन किया गया और क्लब ऑफ रोम ने की। उसके बाद में 1974 में सुमशेर नाम के एक राइटर ने अपनी पुस्तक लिखी स्मॉल इज ब्यूटीफुल। बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना। सुमशेर की पुस्तक का नाम है स्मॉल इज ब्यूटीफुल में महात्मा गांधी के विचारों की पुनरावृत्ति की, अर्थात कुछ व्यक्ति, लालची व्यक्ति के हाथों में संसाधन नहीं आने चाहिए, इनका उपयोग है। उसमें क्या कहा, सतत पोषणीय विकास। आप पहले पढ़ चुके। सतत पोषणीय विकास क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि ऐसा विकास करना, वर्तमान में ऐसा विकास करना कि पर्यावरण को बिना नुकसान किए हुए आने वाली पीढ़ी के लिए भी कुछ संसाधन बचा के रख सकें। नेक्स्ट था संरक्षण की वकालत की। यह रिपोर्ट बाद में हमारा साझा भविष्य, आवर कॉमन फ्यूचर शीर्षक से पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई। इस संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण योगदान रियो डी जेनेरो ब्राजील में 1992 आयोजित पृथ्वी सम्मेलन द्वारा किया गया। पहले पढ़ चुके आप रियो डी जेनेरो जो अर्थ सम्मेलन था 1992 में, और उसके बाद में एजेंडा 21 ये पढ़ चुके। तो कह रहा है कि इसी के लिए संरक्षण की वकालत की और रिपोर्ट में हमारा साझा भविष्य, आवर कॉमन फ्यूचर के नाम से, शीर्षक के नाम से एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई। और इस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण योगदान रियो डी जेनेरो अर्थ समिट का भी रहा था। तो इसलिए हम कह सकते हैं हमें संसाधनों का बहुत ही विवेकपूर्ण से उपयोग करना चाहिए। कुछ स्वार्थी व्यक्तियों के द्वारा संसाधनों का अविवेकपूर्ण उपयोग करने से हमारे न केवल सामाजिक आर्थिक समस्याओं को पैदा किया है, जबकि हमारे पर्यावरण समस्याओं को भी जन्म दिया है। इसलिए हमें संसाधनों का संरक्षण करना अति आवश्यक है। ये था आज का हमारा वीडियो कि संसाधन नियोजन और भारत में संसाधन नियोजन कैसे करना है और साथ में संसाधनों का संरक्षण। इसको आप अच्छी तरह से अध्ययन करना और इसको आप अपना होमवर्क में भी इसमें जो मेन पॉइंट्स जो है उसको भी इसमें रिटेन करना। ओके, थैंक यू।